हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर चल रहा था। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर बताया था साल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन से साल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी और कौन से साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके जो सॉल्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर उस सॉल्ट में एसिड वीक हो या फिर बेस वीक हो या फिर एसिड और बेस के दोनों हिस्से वहाँ पर क्या हो जाता है, वीक हो जाए, तो इस टाइप के साल्ट की हाइड्रोलिसिस वहाँ पर हो जाती थी। और इसके बारे में पीएच का क्या कैलकुलेशन होगा, उससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर बताए थे पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देख सकते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पर बफर सोल्यूशन। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं बफर सोल्यूशन क्या होता है। तो बफर सोल्यूशन में यहाँ पर बोलता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कहा गया कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन हो जो क्या करता है, अपने पीएच को रजिस्ट करके रखता है। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो अपने पीएच में जल्दी बदलाव नहीं होने देता है। ठीक है, अगर उसमें स्मॉल अमाउंट हमने एसिड डाल दिया, थोड़ी बहुत मात्रा में बेस डाल दिया या फिर वाटर वगैरह मिला देते हैं, तो वो जल्दी अपने पीएच को बदलने नहीं देता है। ऐसा लगता है कि अपने पीएच को रिजर्व करके रखा है कि चाहे जो भी हो जाए हम बदलने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को ही हम एक नाम देते हैं, वो क्या हो जाता है, बफर सोल्यूशन। देखो ऐसा नहीं है कि आप बताओगे अच्छा ये कभी नहीं बदलेगा, हम एसिड पे एसिड बेस और बेस पे बेस सब मिलाते चले जाएं और क्या कभी नहीं बदलेगा। उसमें मैंने एक टर्म और यूज़ किया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं या फिर डाइल्यूशन करते हैं, तब उसके पीएच में चेंजेस नहीं आता है, तो उसको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो काफ़ी हद तक क्या कर जाता है, अपने पीएच को रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। जैसे आपने सुना होगा कि आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है कि बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें आपको पता होगा कि कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स ये मिल करके क्या करते हैं, बफर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से अगर बाई चांस कोई ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है कुछ भी, ठीक है, वैसे तो कोई भी सब्सटेंस चलाया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि उसमें कितना पीएच होना चाहिए, क्या कंसंट्रेशन, वो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो ये है कि जो ब्लड के अंदर वो जो कैपेसिटी है ना बफर सोल्यूशंस की, जिससे वो अपने पीएच को मेंटेन करके रखता है, उसको जल्दी बदलने नहीं देता है। ये आपकी एनसीईआरटी अगर आप रीड करेंगे वहाँ पर कहानी आपको बताई गई है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक में है बफर सोल्यूशन। डेफिनेशंस की बात करते हैं, क्या बोलता है, अ सोल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइदर एसिड और बेस, या फिर कह सकते हैं डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, इज कॉल्ड एज अ बफर सोल्यूशन। तो बताया गया कि अगर हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर स्मॉल अमाउंट में या फिर स्मॉल क्वांटिटी में एसिड बेस या फिर डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो उसका पीएच नहीं बदलता है, उसी को हम कहते हैं भाई ये बफर सोल्यूशन। ठीक है, और बफर सोल्यूशन के बाद बताया गया बफर सोल्यूशन हैज रिजर्व पीएच, अपने पीएच को बचा करके रखता है, बदलने नहीं देता है। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि हमने एक बफर सोल्यूशन बना दिया, अभी बफर बना हुआ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद वो बफर सोल्यूशन का पीएच बदल जाएगा, नहीं। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर उस सोल्यूशन को रखते हैं तब भी उसका पीएच क्या हो जाएगा, जो था वही रहता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग के सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है वहाँ पर। देखो बफर के टाइप की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के बफर पे ही फोकस करेंगे। एक नाम होगा उसका एसिडिक बफर, दूसरा नाम है उसका कौन सा, अब बताओगे, बेसिक बफर। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं रैंडमली यहाँ से। तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं। बताया गया टाइप ऑफ बफर में पहला जो बफर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एसिडिक बफर। और एक लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमेशा याद रखना, जिस टाइप का बफर होगा, ठीक है, का बफर, उसको वीक कंसिडर करेंगे। मतलब ये क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये कैसा बफर है, एसिडिक बफर है, इसका मतलब एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, एसिडिक बफर, इसका मतलब एसिड वहां पर जो भी यूज होगा वो वीक होगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है केवल इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो बफर को कैसे पहचानेंगे, सच में एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, या फिर क्या चीज़ें चाहिए एसिडिक बफर में, क्या चीज़ें चाहिए बेसिक बफर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो याद रखना हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर एसिडिक बफर। ठीक है, और एसिडिक बफर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर याद रखना कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक बफर में देखो यहाँ पर एसिडिक बफर की बात आ रही है तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर जिससे हम पहचान सकते हैं यहाँ पर एसिडिक बफर। देखो कहा जाता है कि यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन आपको ये बताया गया, जब कोई हम वीक एसिड ले, क्या ले भाई, वीक एसिड, और उसके साथ में उसका क्या ले लें वहाँ पर,
कॉन्जुगेट बेस, ये क्या होता है अभी बताते हैं। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो, पहली बात यहाँ पर ध्यान दो, जिस सोल्यूशन में एक वीक एसिड भी है और साथ ही साथ उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो दोनों मिल करके वहाँ पर एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेंगे। अब कॉन्जुगेट बेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एसिड में ले लेता हूँ H2CO3। आप पहले बताओ ये वीक एसिड, आप बताओगे हाँ ये वीक एसिड है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक H+ को निकाल देते हैं, ध्यान से समझना, इसके पास 2 एसिडिक H है, मैं एक को निकाल दूंगा, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, HCO3, जितना H+ निकला उतना उसके ऊपर माइनस आ जाता है, माइनस। ये एक एसिड है, ठीक है, और एसिड से जब H+ निकलने के बाद अब जो कुछ भी बचता है वो उसका क्या कहलाता है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। आया समझ में? तो एसिड का जब H+ निकल जाता है, अब जो कुछ भी बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वीक एसिड, हालांकि यहाँ पर वीक एसिड की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा कोई भी एसिड हो, अगर उसका एक H+ निकाल दिया जाए, अब जो कुछ भी बचता है उस H+ के निकलने के बाद उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। चलिए, अच्छा दूसरा, यहीं पर और क्या कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, कह रहे भाई वीक एसिड तो तय है, वो होगा, साथ ही साथ अगर आपको कॉन्जुगेट बेस नहीं मिल रहा है आप वहाँ पर साल्ट लेके चल सकते हो, साल्ट। लेकिन साल्ट किसका होगा, क्योंकि साल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से। कह रहे वो जो सॉल्ट हो वो वीक एसिड का हो और साथ ही साथ उसमें जो बेस होंगे वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये आपको ध्यान देना, ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तब आप एसिडिक बफर वहाँ पर बना सकते हो। एक बार फिर से, एसिडिक बफर है तो एसिड उसमें वीक यूज होगा। और दूसरी बात यहाँ पर बताया कि एसिडिक बफर की बात आती है तो जो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा बताओगे, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। एसिड जैसे ये रहा और उसका ये कॉन्जुगेट बेस, एक H+ निकालने के बाद जो बचता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन मिले। या फिर आपको बताया गया कोई वीक एसिड हो और उसके साथ उसका एक सॉल्ट हो, जो सॉल्ट किससे मिलकर के बना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। याद रहे, केवल वीक एसिड से काम नहीं चलेगा, केवल सॉल्ट से काम नहीं चलेगा, हमें उस सोल्यूशन में दोनों लोग चाहिए, वीक एसिड साथ साथ सॉल्ट हो, केवल वीक एसिड से नहीं, केवल कॉन्जुगेट बेस से नहीं, दोनों लोग उस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करें। अगर ऐसा होगा तभी वहां पर उनके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे भाई एक बफर सोल्यूशन बना हुआ है। चलो, जैसे मैंने आपको दूसरा जो यहाँ पर बताया, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये था H2CO3, ठीक है, ये ले ले, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NaHCO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सवाल आता है क्या सच में ये दोनों मिलकर के एक बफर बनाएंगे? कंडीशन देखो, ये कौन है, वीक एसिड है। अच्छा, ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट किससे मिलकर के बना है? अब बताओ, यहाँ पर एक हिस्सा है प्लस, एक हिस्सा माइनस वाला। प्लस वाला हमेशा किससे आता है, बेस से। तो Na कहाँ से आया बताओ, NaOH से, जो कि सबको पता होना चाहिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा, ये H2CO3 कहाँ से आया है, यहाँ से। अब बताओगे H2CO3 से, जो कि क्या हो जाता है, एक वीक एसिड है। तो कहने का मतलब ये दो कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको कभी भी मिल जाए, तुरंत के तुरंत आप कहना कि भाई ये एक एसिडिक बफर का एग्जांपल है, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक एसिड होगा उसके साथ एक सॉल्ट होगा, लेकिन सॉल्ट किस क्वालिटी का होना चाहिए आपको पता है, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आएगा, तो आप बताओगे हाँ कि वो जा करके वहाँ पर बना देगा क्या, एक बफर। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बताता है। कह रहा है पहली लाइन, भाई इस बात का ध्यान देना, जिस टाइप का बफर उसको वीक कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, वीक। तो बताओ, कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं भाई आप एक काम करो, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस उठा लो, ठीक। कॉन्जुगेट बेस मैंने आपको बताया क्या होता है। कह रहे हैं या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, वीक एसिड उसके साथ सॉल्ट ले लो, और सॉल्ट कैसा होगा, जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, H3PO4 जो कि एक वीक एसिड होता है, क्या हो जाता है, एक वीक एसिड। तो इससे देख रहे हैं यहाँ पर इसके तीनों के तीनों H एसिडिक होते हैं ना। तो अब बताओगे यहाँ से एक H निकल गया, और अब बताओगे अब यहाँ पर क्या बन जाए, उसका कॉन्जुगेट बेस। बताओ, एक वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस साथ साथ रह रहे हैं एक सोल्यूशन में, इसका मतलब वो क्या बना के रह रहे हैं, एसिडिक बफर बना के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये देखो वीक एसिड है कि नहीं, वीक एसिड है, और साथ ही साथ इसके यहाँ पर जो लिखा है मैंने, यहाँ पर NaH2PO4, इसको क्या बोलेंगे, ये साल्ट हो जाता है। Na कहाँ से आता है ये आपको पता होना चाहिए, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2PO4 इन्हीं का ही तो हिस्सा है।
ऐसे अगर बात करते HCN, जो आप बताओगे एक वीक एसिड है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उसका एक कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं। या फिर HCN लिख दें तो यहाँ पर वीक एसिड और उसके साथ यहाँ पर क्या लिखा गया, आप बताओगे एक सॉल्ट लिख दिया गया, ऐसा कुछ हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगला, कह रहे अगर हम एसिडिक एसिड उसका एसीटेट आयन, बताओ एग्जाम्पल होगा कि नहीं। ये वीक एसिड है, आपको पता है ऑर्गेनिक वाले ज़्यादातर एसिड क्या हो जाता है, आपको वीक मिलता है और ये कॉन्जुगेट बेस हो जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं एसिडिक एसिड है और सोडियम एसीटेट, जो कि यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। ये इसके एग्जाम्पल हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बोल रहे H2CO3, ये क्या है बताओ, कार्बोनिक एसिड है और इसका बाइकार्बोनेट है। मैंने कहा यही तो आपके ब्लड में जो वहां पर क्या बफर का फॉर्मेशन करता है। तो अब बताओ ये कार्बोनिक एसिड है, तो मतलब बताओगे भाई ये तो एक वीक एसिड है और ये उसके कॉन्जुगेट बेस हैं, दोनों लोग साथ साथ रह रहे हैं सोल्यूशन में, तो बफर सोल्यूशन। या फिर मैंने कहा यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एसिड का और सॉल्ट का। अच्छा सवाल आता है HCl है, एक H+ निकाल दिया तो यहाँ पर ये एक एसिड हुआ, ठीक है, ये क्या हो जाता है एसिड हुआ और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो सवाल आता है क्या ये भी देगा, आप सोचो, क्या मैंने इसको एग्जांपल में यहाँ पर लिख दिया तो क्या ये भी वहाँ पर एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेंगे? नहीं, ये यहाँ पर इसलिए लिख दिया गया, लेकिन आपको ध्यान देना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ क्या एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है? मैंने वहाँ पर साफ साफ लिख दिया था कि इस बात का हमेशा ध्यान देना कि अगर एसिडिक बफर की बात हो रही है तो एसिड वहाँ पर 100% वीक वाला होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया, अब इसको मैंने इसीलिए लिखा है कि हमको इसको कैंसिल करना है, ठीक है, भले इसका साल्ट भी इसके साथ क्यों ना लिख दिया जाए, कुछ नहीं, ये सब गलत, ये सब नहीं होता है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, H2SO4 और HSO4 माइनस है, H2SO4 और HSO4 माइनस है। तो H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हर कोई जानता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या बताओ बेसिक बफर एसिडिक बफर बनाना और स्ट्रॉन्ग एसिड से काम चलेगा नहीं, आप उसको स्ट्रॉन्ग तो देख ही नहीं सकते, चाहे ये कॉम्बिनेशन लिखे चाहिए। तो यहाँ पर E और F जो मैंने एग्जांपल्स बताया है वो इसलिए कि कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्या ये बफर बनाएगा, तो याद रखना नहीं बनाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल भी आपको दे सकता है, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पर अगर मैं कह दूँ HClO4 और यहाँ पर ClO4 माइनस, आपसे पूछा जाए क्या ये एसिडिक बफर बनाएगा, बताओगे HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो H2SO4 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बताओगे ये नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला आपको यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया याद रखना कि हमारा वीक एसिड होगा और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस रहे, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन वीक एसिड उसके साथ एक सॉल्ट रहे, वो सॉल्ट की कंडीशन है, कोई भी सॉल्ट नहीं, ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जहां पर आप बताओगे क्या होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तब वो बफर बना पाएगा। चलो ये तो मैंने अभी आपको पहचानने का तरीका बताया और एसिडिक बफर को आप कैसे पहचानोगे, वहाँ पर बफर क्या होता है। लेकिन अब अगर यहाँ पर एसिडिक बफर का केस आ जाए और आपसे कहते हैं कि बताओ इसके पीएच की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर यहाँ पर चलता है, कौन सा, कौन बता रहा है हमें यहाँ पर, हेंडरसन इक्वेशन से हम किसी भी एसिडिक बफर की क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो होता क्या है यहाँ पर समझो, अगर कोई वीक एसिड है, ध्यान से समझना, वीक एसिड है तो क्या करेगा H+ और यहाँ पर अपने एनायन में टूट जाएगा। अच्छा उस सोल्यूशन में क्योंकि वीक है तो जाहिर सी बात है 100% तो टूटेगा नहीं, 10-20% टूटा तो उसके साथ यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट बेस भी दिख रहा है, वो भी, अब दोनों लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा अगर ये वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, तो वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताओ, कितनी बार बताया आपको इस चैप्टर में। अब होता है कि पहले प्रोडक्ट साइड जाते हैं, जो भी आयंस है या फिर जो भी लोग हैं उनकी कंसंट्रेशन को लिखते हैं, फिर अपन रिएक्टेंट साइड आते हैं फिर उनको लिखते हैं। तो अब बताओगे H+ की कंसंट्रेशन इंटू A- की कंसंट्रेशन अपान HA की कंसंट्रेशन, तो यही तो लिखोगे। अच्छा ये बताओ अगर हमें पीएच कैलकुलेशन करना है तो पीएच कैलकुलेट करने का मतलब आपकी पूरी की पूरी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, H+ कंसंट्रेशन को ढूंढनी चाहिए वहाँ पर कि भाई H+ कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं उसको, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन तो यहाँ पर है, इसी का माइनस लॉग ले लेते तो काम बन जाएगा। कहा गया थे काम करो, पहले इनको एक किनारे करो, ठीक है, यहाँ पर एसिड को इधर लेके जाओ और यहाँ पर एनायन को यहाँ पर लेके आओ। तो अब बताओगे H+ कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू ये क्या है बताओ, अब बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपन ये क्या हो जाएगा था कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि नियम तो कहता है भाई जब H प्लस कंसंट्रेशन का हम क्या करते हैं माइनस लॉग लेंगे तो पीएच बन के तैयार हो जाता है। और H प्लस कंसंट्रेशन क्या है बता रहे हैं यहाँ पर, Ka इंटू एसिड की कंसंट्रेशन अपान एनायन या फिर कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन। तो कोई बात नहीं, हम वो रख देते हैं यहाँ पर माइनस लॉग, और H के जहाँ पर कौन सा टर्म, ये टर्म यहाँ पर रख दिया गया है। और अब बताओ Ka इंटू HA की कंसंट्रेशन अपान A माइनस की कंसंट्रेशन। अब ध्यान देना इन सब का हम क्या ले रहे हैं माइनस लॉग। अगर आपको याद हो बताओ, अगर हम क्या करते हैं Ka का माइनस लॉग ले लें, बताओ माइनस लॉग Ka को हम क्या बोलते हैं, Pka बोलते कि नहीं बोलते। तो ये पूरे टर्म का मतलब इनका भी माइनस लॉग इनका भी माइनस लॉग, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर ध्यान देना जब माइनस लॉग Ka लिखा तो क्या बन गया ये तो कह रहे हैं हम तो अब Pk पे बन जाएंगे, Pka बन जाता है। फिर कह रहा है कि माइनस लॉग इनका लेते हैं, किनका, एसिड अपान कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर इनका ले लिया माइनस लॉग। और अब जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, माइनस लॉग इनका ले लेते हैं हम। तो इनका माइनस लॉग तो एक वैल्यू दे रहा था Ka, अब सोच लेते हैं इनका माइनस लॉग। अब क्या करें, देखो आप इसको ऐसे रख दो, यही अपना फॉर्मूला बना लो, या फिर एक काम ये कर सकते हो, आपको लगता है ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है हमको प्लस चाहिए, तो एक काम ये कर सकते हैं ना, इस रेशियो को आप क्या करते हैं यहाँ पर फ्लिप कर देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे लेके जाते हैं। और जब ऐसा पलटते हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले माइनस था, जब इसको चेंज करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जो बनता है, जो हम लोग याद रखते हैं वो ये है, ठीक है, pH बराबर Pka प्लस लॉग, और आपको बताइए कौन है, A माइनस मतलब जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड की कंसंट्रेशन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या बोलोगे यहाँ पर, pH बराबर Pka प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, A माइनस क्या था, अब बताओगे कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड की कंसंट्रेशन। जब pH बराबर हमसे कैलकुलेट करना होगा तो प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपान एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसा करके ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस था, लेकिन मैंने कहा था एसिडिक बफर में आपको कॉन्जुगेट बेस के साथ साथ और क्या मिल सकता है, वहां पर कॉन्जुगेट बेस के साथ साथ आपको सॉल्ट मिल सकता है। तो इसीलिए जहां पर कॉन्जुगेट बेस है तो हम उसको कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे, और नहीं होगा तो वहां पर क्या करते हैं हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान एसिड की कंसंट्रेशन। तो मिला जुला करके ये दो फॉर्मूले हर किसी को ध्यान देना है अगर उसे एसिडिक बफर का कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो pH बराबर क्या, Pka प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपान एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो pH बराबर Pka प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन। फॉर्मूला सिंपल सा है, बहुत आसानी से यहाँ पर अब इसको लर्न कर सकते हैं। pH बराबर Pka प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान एसिड की कंसंट्रेशन, आया समझ में। तो ये एसिडिक बफर था, इसका pH का फॉर्मूला हर किसी को ध्यान देना, क्योंकि टारगेट करते हैं तो ज़्यादातर pH का ही क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर, तो pH आपको आना चाहिए। चलिए अगला जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं उसका नाम है बेसिक बफर, ठीक है। सेकंड जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो है बेसिक बफर। और बेसिक बफर में यहाँ पर एक बार फिर से बताओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जिस नाम से बफर को जाना जा रहा है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग की वीक, वो तो वीक होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ बेसिक बफर मतलब बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओगे जिस टाइप का बफर उसको वीक कंसीडर करेंगे, तो बेसिक बफर का मतलब बताओगे वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड। वीक बेस होगा और साथ साथ उसकी क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, बताओगे ये बफर का एग्जाम्पल होगा, है समझ में। जैसे वहां पर दो कॉम्बिनेशन क्या बताया था, एसिड के साथ साथ क्या हो, उसका कॉन्जुगेट बेस हो, वैसे यहाँ पर वीक एसिड होगा और इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, ये कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाता है बेस के केस में, जैसे कि मैं आपको बताऊं अमोनिया, आप जानते होंगे एक वीक बेस का एग्जांपल होता है। जब कोई बेस एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब खुद से जोड़ लेता है। अब बताओ ये अमोनिया था NH3, एक H+ को ले लिया तो क्या बन जाएगा NH4+। अब ये बेस है, बेस ने H+ लिया, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है।
जब किसी बेस को हम H+ दे देते हैं तो H+ लेने के बाद अब जो कुछ भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस के पास क्या पा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड के पास क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन वो कैसे बनता था, H+ निकालने के बाद जो बचता था, यहाँ पर H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो चलिए वही मैंने आपको बताया कि भाई बेसिक बफर की बात कर रहे हैं, ये तो पहली लाइन एकदम साफ साफ है कि बेस तो हमारा वीक ही होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ वहां पर क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके साथ, उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। फिर बताया गया यहाँ पर वीक बेस हो, ठीक है, ये तो ये कॉम्बिनेशन। या फिर दूसरा क्या कह रहा है कि उसके साथ कोई सॉल्ट हो, और सॉल्ट में क्या क्या होना चाहिए, वो वीक बेस और किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन वाला सॉल्ट हो। अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिल जाए तो तुरंत के तुरंत वहाँ पर कहना हो ये बेसिक बफर बनाएगा, ऐसा समझ में। तो ऐसा कुछ रहता है। चलो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, जैसे ये तो एग्जाम्पल यहाँ पर इसका हो ही गया, और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ NH4OH आपने सुना होगा, ये एक वीक बेस है, और इसके साथ में एक सॉल्ट लिख रहा हूँ NH4Cl, ठीक है, NH4Cl का सॉल्ट ले रहा हूँ। तो आप बताओ कि ये एक वीक बेस है और साथ में यहाँ पर एक, अब बताओ कि सॉल्ट। अच्छा इस सॉल्ट में बताओ कौन कहाँ से आया, ये Cl कहाँ से आया होगा बताओ, HCl। और HCl आप सबको पता होना चाहिए कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4+ क्या है, वो आपको बताया एक वीक बेस का हिस्सा है। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन अगर आपको कभी मिले तो आप बताओगे ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये एग्जाम्पल हो जाता है आपके बेसिक बफर का, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है उसको भी देख लेते हैं। कह रहे अमोनिया प्लस अमोनियम आयन NH3 NH4+। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अमीन्स होते हैं ना वो बेसिक बेस होते हैं, लेकिन वो कैसे बेस होते हैं, बहुत ही वीक बेस होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन, ये सब के सब वीक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो कभी वो दिखे और उनका कॉन्जुगेट एसिड दिख जाए उनके साथ में, तो उठाकर कर देना कि अगर ये दोनों लोग वहाँ पर सोल्यूशन में पाए जा रहे हैं तो बताओगे वहाँ पर बेसिक बफर बनेगा। याद रखना दोनों लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर NH3 अकेले से नहीं काम चलेगा, ठीक है, केवल NH4+ से काम नहीं चलेगा, दोनों की कंसंट्रेशन एक साथ उस सोल्यूशन में पाई जाए तभी जा करके वहाँ पर बफर बने, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया इथाइल अमीन है, ठीक है, 2 कार्बन का अमीन है, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड ले लिया, ये आपका एक वीक बेस साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सबको पता होगा इसको कहते हैं एनिलीन, ये भी एक वीक बेस का एग्जाम्पल है, और ये इसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पर आपने सुना होगा ये pyridine हो जाता है, ये भी एक वीक बेस, और यहाँ पर H+ लेकर के ये बन जाते हैं उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको जो बताए गए हैं ये सब के सब एग्जाम्पल है बेसिक बफर के। ये दोनों के दोनों लोग साथ साथ सोल्यूशन में रहते हैं तो अपने pH में जल्दी बदलाव नहीं होने देते, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एसिडिक बफर में क्या बताया था, pH कैलकुलेशन, कौन बता रहा था वहाँ पर pH कैलकुलेशन, हेंडरसन इक्वेशन, वो बता रहे थे कि हम आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी एसिडिक बफर में। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको बेसिक बफर में निकालना है तो बेसिक बफर में हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर POH निकालते हैं, POH निकालते हैं, और वो कौन से मेथड से, यहाँ पर भी हेंडरसन इक्वेशन की मदद से हम बेसिक बफर में POH निकालते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर POH कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर कौन बताने जा रहा है, हेंडरसन इक्वेशन। कह रहा है सेम जैसे वहां पर बताया था वैसे यहाँ पर भी है, ज़्यादा कुछ डेरिवेशन पर नहीं जाना है। तो कह रहा है कि pH बराबर या फिर POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान बेस की कंसंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं POH बराबर PKB प्लस कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन अपान बेस की कंसंट्रेशन। अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आपको बताया जब एसिडिक बफर की बात आई थी, किसकी आई थी भाई, एसिडिक बफर की बात आई थी, तो pH बराबर, आप बताओगे यहाँ पर मैंने कहा था pKa प्लस लॉग बेस 10, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपान एसिड की कंसंट्रेशन, है कि नहीं, ये बताया। या फिर मैंने कहा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10, आप बताओगे यहाँ पर क्या, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान एसिड की कंसंट्रेशन,
तो यहाँ पर बताया कि जैसे यहाँ पर निकाला गया वैसे यहाँ पर भी निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर बस ये है कि जहाँ पर हम पीएच लिखते थे वहाँ पर क्या लिख देते हैं POH, और यहाँ पर Ka की जहाँ पर Pk की जहाँ पर PKB, और सॉल्ट की जहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अगर सॉल्ट की जहाँ पर यहाँ पर भी सॉल्ट होगा और यहाँ पर बेस की जहाँ पर एसिड, सब कुछ वही है। वहाँ पर भी दो लोगों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी। तो कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कंसंट्रेशन 60 या फिर एसिड की, यहाँ पर बस में बताया कॉन्जुगेट एसिड और बेस की कंसंट्रेशन का रेशियो, यहाँ पर क्या सॉल्ट अपॉन बेस का। ठीक है, ये चलता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, कभी बाई चांस क्वेश्चन में आपको PKB की ज़रूरत पड़ रही है तो हो सकता है आपको डायरेक्टली PKB दे दे। अगर डायरेक्टली PKB नहीं देता है तो आपको हो सकता है KB देगा, उसको इतना तो देना पड़ेगा कम से कम, तो उस KB का माइनस लॉग लेकर के हम PKB बना लेंगे। ये सारी मेथड्स, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में ना। तो ऐसा कुछ होता है, बताओ याद हुआ। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक बफर के पीएच का कैलकुलेशन, फॉर्मूला पीएच बराबर pKa प्लस लॉग इसकी कंसंट्रेशन ऊपर कॉन्जुगेट बेस या फिर किसका सॉल्ट का अपान किसकी कंसंट्रेशन नीचे एसिड का। चलो अगर हम बेसिक बफर की बात करते हैं क्या निकालेंगे यहाँ पर POH, क्या निकालते हैं POH। तो बताओ POH बराबर PKB प्लस लॉग किसकी कंसंट्रेशन ऊपर कॉन्जुगेट एसिड, और या फिर कह सकते हैं उसकी जहाँ पर क्या हो सकता है, अब बताओगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान किसकी कंसंट्रेशन बेस की हो जाती है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, आपसे पूछेगा इसका भी पीएच पूछ सकता है, तो आपको इतना तो पता है ना, हम पहले पीएच निकाल लेंगे फिर पीएच बराबर क्या बोलेंगे, बताओ पीएच बराबर कहेंगे भाई 14 माइनस POH, बस हो गया काम हमारा। ऐसा कुछ हो जाता है, समझ लो। चलिए अब देखते हैं अगर कोई बफर बन रहा है तो वहां पर उस बफर का पीएच का रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं, बफर बनने के लिए दो लोगों का ज़रूरी होना है वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर मैंने कहा एक सॉल्ट हो सकता है और एक दूसरा वाला वहाँ पर एसिड हो सकता है, या फिर बेसिक बफर में भी आपको बताया दो लोगों का होना ज़रूरी है। तो इनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन का रेशियो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है, जिससे हम उसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर उनके पीएच का क्या रेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पीएच रेंज फॉर एसिडिक बफर कह रहे साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो, मतलब साल्ट और एसिड वहाँ पर इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है कि मैक्सिमम उसके पीएच वहाँ पर क्या हो सकता है, उनका रेशियो 10 आ जाए। कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1/10। हम इनके रेशियो की बात कर रहे हैं ना, साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कितना हो सकता है वहाँ पर, या तो मैक्सिमम 10 या फिर मिनिमम 1/10 ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। तो अब अगर बताओ कि अगर मैक्सिमम 10 होगा तो पीएच का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अगर हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग, उसके बाद सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, और इनका कंसंट्रेशन का रेशियो कितना 10 आया, तो यहाँ पर log 10 आ जाएगा। और log 10 आ जाएगा तो आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो पीएच उस कंडीशन में आ जाएगा pKa की जितनी वैल्यू होगी उस वीक एसिड का जो आप pKa की वैल्यू होगी उसमें +1 जोड़ देना। और दूसरा, अगर साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 आ जाता है, मतलब 10 की पावर -1 कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10, यहाँ पर पावर -1, और ये -1 आगे आ जाएगा तो बताओगे pH बराबर क्या हो जाएगा, pKa -1। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई तब उस दौरान pH की वैल्यू pK में +1 हो रहा था, जब मिनिमम वैल्यू आई तब pKa की वैल्यू क्या हो जाता है -1। इसका मतलब इनका जो रेंज है, क्योंकि मैंने कहा एसिडिक बफर में क्या होना जरूरी है, वीक एसिड, तो उस वीक एसिड का जो pKa की वैल्यू है, उस वीक एसिड का जो pKa की वैल्यू है, ठीक है, उसी वैल्यू का जो अगर 1 जोड़ दे, 1 वहाँ पर माइनस कर दे, ठीक है, तो इसी के बीच का pH उस सोल्यूशन का आ सकता है। ठीक है, +1 -1, जैसे मान लेते हैं इसका 4 है, ऐसा मान लेते हैं एग्जाम्पल 4, तो अब वहाँ पर pH का जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, +4, 4 + 1 मतलब 5 तक जा सकता है, -1 3, मतलब 3 और 5 के बीच का ही pH उसका जो कुछ भी होगा वो होगा। तो ये यहाँ पर इसका बताने का मतलब है। चलो जैसे यहाँ पर ये एसिड के लिए बताया, अब बेस के लिए हम POH का रेंज देखते हैं, किसका देखेंगे, POH का। तो यहाँ पर कह रहा है जो POH की वैल्यू है ना, POH रेंज फॉर अ बेसिक बफर, तो वहाँ पर भी कह रहा है कि साल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो मैक्सिमम 10 आ सकता है, और साल्ट अपॉन बेस का रेशियो मिनिमम 1/10 आ सकता है। जब मैक्सिमम 10 आएगा तो बताओ कि pH बराबर आ जाएगा pKb + 1, क्योंकि इतना तो आपको पता चला। ठीक है, लॉग की वैल्यू 10 आ जाएगी, log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो pKb में +1 जोड़ेंगे, और जब मिनिमम होगा
तो आपको पता है इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 रख करके सॉल्व करेंगे -1 आ जाता है। तो पीओएच की वैल्यू आपको पी के बी की वैल्यू में +1 या फिर -1 इतने रेंज तक मिल सकता है। इसलिए अगर हमसे पीओएच का रेंज कभी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे पीओएच बराबर पी के बी +- ऐसा कुछ वहाँ पर हो सकता है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या हो जाता है। एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा और बेसिक बफर के लिए पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा। और आपको पता है पीओएच निकाल लिया आपने तो उससे पीएच तो आप निकाल ही सकते हो ना। अब डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लिखने से अच्छा हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर पीओएच लिखा वहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद पीएच आ गया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं वहाँ पर 40 माइनस पीएच करके पीएच बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वहाँ पर उनका रेंज भी बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर बफर कैपेसिटी। कहाँ थे यहाँ पर हम लोग बफर कैपेसिटी की बात करते हैं। तो बफर कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया था कि बफर सोल्यूशन होता क्या, एक ऐसा सोल्यूशन जो अपने पीएच को जल्दी बदलने नहीं देता अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और डाइल्यूशन करते हैं तो। लेकिन मैंने एक बात ये भी बताया, ऐसा नहीं कि बताओ कि पकड़ के बैठा है तो आप एसिड पे एसिड एसिड पे एसिड डालते जा रहे हैं, बेस पे बेस डालते जा रहे हो और कहेंगे कि बदलेगा ही, ऐसा नहीं। ठीक है, एक हद तक वो अपने आप को पकड़ करके रखता है कि अगर थोड़ी बहुत मात्रा आएगी तो नहीं बदलने देंगे। लेकिन जब आप उसमें बहुत अधिक मात्रा में डालते चले जाएंगे तब तो एक समय आएगा तो उसको बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब बफर कैपेसिटी की बात आती है तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर उसके पास किस हद तक, ऐसा कह सकते हैं बेसिक सा नाम से लग रहा है बफर कैपेसिटी, मतलब कि कोई भी बफर सोल्यूशन किस हद तक अपने पीएच को नहीं बदलने देता है। ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है वहाँ पर बफर कैपेसिटी। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे बताया जाता है, जब हम क्या करते हैं किसी बफर सोल्यूशन 1 लीटर बफर सोल्यूशन ले ले, कितना ले ले 1 लीटर बफर सोल्यूशन ले ले, और उसके पीएच को 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए, जैसे 4 है तो 5 कर दे या फिर 4 से 3 कर दे, तो 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए हम जितने नंबर ऑफ मोल्स एसिड या फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स बेस को डालते हैं वही उसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एसिड था जिसका पीएच 3 था, ठीक है, एक मतलब आप बता वैसे बफर कह सकते हैं, एक एसिडिक बफर था जिसका पीएच 3 था। अब हमने क्या किया वहाँ पर, ठीक है, बाहर से मान लेते हैं वहाँ पर मैंने बेस डालना शुरू कर दिया। क्या डाल दिया, बेस, और वहाँ पर उसके 2 मोल डाले बेस के, तब जाकर उसका पीएच 3 से 4 हो जाता है। पहले कितना 3, 2 मोल बेस का डाले उस 1 लीटर के सोल्यूशन में, अब वो 3 से 4 हो जाता है। तो अब हमसे पूछा जाए बता उसकी बफर कैपेसिटी कितनी है, अब बताओगे 2। इसका मतलब 2 मोल बेस को डालने पर उसकी पीएच में 1 यूनिट का चेंज आता है। तो वही यहाँ पर होता है कि बफर कैपेसिटी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच। ठीक है, एक बफर सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो क्या कर जाता है, जिस हद तक अपने पीएच को बदलने नहीं देता वो इसकी बफर कैपेसिटी कहते हैं। या फिर यहाँ पर आते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या फिर बेस added in 1 liter of solution as to change the pH by unity। pH में एक यूनिट का चेंज लाने के लिए बफर सोल्यूशन में जितना मोल ऑफ एसिड और बेस हम डालते हैं वो इसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो Q को कहता है कि बफर कैपेसिटी Q कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर, याद रहे 1 लीटर के अंदर सारी चीजें देखी जा रही हैं, अपॉन चेंज इन पीएच। तो एक अगर कभी वैसा बोला जाए, जैसे मान लेते हैं अगर पीएच में चेंज 1 आया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और उसके बाद ये Q बराबर किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर। अगर पीएच में 1 यूनिट का चेंज आए, अब जितना भी मोल डाला गया वही क्या हो जाएगा, उसकी बफर कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमसे अगर पूछा जाए कि एक बफर सोल्यूशन हमें खुद बनाना है और हम चाहते हैं एक बफर सोल्यूशन ऐसा बना करके मेंटेन कर दे कि उसमें वो क्या करे, उसकी मैक्सिमम पावर हो, उसमें एसिड और एसिड डाले जा रहे हैं लेकिन वो बहुत हद तक क्या कर रहा है, पीएच को बचा करके रख ले, तो हम कैसा कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनाएं। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कैसा कॉम्बिनेशन, किस कंसंट्रेशन के साथ वहाँ पर आप बफर सोल्यूशन बनाओगे कि जहाँ पर आपको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया भाई कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन के लिए याद रखना, केस फर्स्ट फॉर एसिडिक बफर, अगर आप एसिडिक बफर की बात कर रहे हो, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बनाने वाले हो, तो याद रखना एसिड और सॉल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आना चाहिए,
1। कितना आना चाहिए? 1। इसका मतलब क्या? साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जितना साल्ट मौजूद है उतना एसिड मौजूद है, और अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन के साथ मौजूद होंगे तो इनका रेशियो जब लेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अब फॉर्मूला आपको पता है, क्या बताया था? pH बराबर pK प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड, और इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना है? 1। और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0। इसका मतलब ये टर्म 0, pH बराबर किसके आ जाएगा? pKa। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा एक बफर है, सोल्यूशन है जिसमें जो एसिड है, एसिडिक बफर की बात करता है, उसके pKa की वैल्यू आपको बता देगा। जब pKa की वैल्यू आपको बता देगा तो पूछेगा कि बताओ इसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किस pH पे होगी। तो आपको क्या कर रहे हैं वहां पर? आप बताओगे जितना pKa की वैल्यू है उतना ही pH जिस ऑप्शन में दिया गया उसी को हम टिक कर देंगे, कहेंगे भाई इसी में इसका मैक्सिमम बफर कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है जो आपको ध्यान देना है। ऐसे अगर बेसिक बफर की बात करते हैं, फॉर बेसिक बफर, और बेसिक बफर में हमें क्या बताता है? फॉर बेसिक बफर साल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाता है? 1। ठीक है, तो मतलब कि उस बफर सॉल्यूशन में, बेसिक बफर में जितना साल्ट की कंसंट्रेशन उतनी अगर बेस की कंसंट्रेशन है तो इनका रेशियो आ जाएगा 1। और उस दौरान इनका बेसिक बफर है तो POH की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो फॉर्मूला आपको बताया था, लॉग बेस 10 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। तो POH बराबर क्या हो जाएगा? PKB के बराबर हो जाता है। POH बराबर PKB। और अगर हमसे pH पूछा जाएगा, देखो हम पहले pH निकालते फिर pH पूछा जाएगा, हम सबको पता है हम क्या करेंगे बताओ भाई? ठीक है, pH मतलब 14 माइनस POH करके pH बता सकते हैं। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कहाँ पर होगी? ठीक है, बेसिक बफर की, एसिडिक बफर की। तो याद रखना साल्ट अपॉन बेस का रेशियो, और एसिडिक बफर में साल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, अगर साल्ट नहीं है तो उसके यहाँ पर कांजुगेट बेस है तो आप उसको भी रख सकते हो। ठीक है, इनका रेशियो 1 आना चाहिए। जब इनका रेशियो 1 आएगा तो आप रख करके सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब आप बताओगे क्या? pH बराबर क्या आ जाएगा? बेसिक एसिडिक बफर में pKa, ऐसे POH के लिए क्या हो जाएगा? PKB। ठीक है, ये आ जाता है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन बचे हैं, सारे कॉन्सेप्ट तो हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया आपको। द pH ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज 0.1 मोलर NaA एंड 0.1 मोलर HA के आपको इतना बताया गया। देखो आपको बताया है यहाँ पर, अगर ये pH आपको बताया गया, यहाँ पर मान के चलना कुछ मेंशन नहीं है तो आप बताओगे वीक एसिड है, और उस वीक एसिड और Na का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनके साथ का एक क्या हो जाता है? एक सॉल्ट है। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में मौजूद है। जब कभी भी सॉल्ट की और वहाँ पर एसिड की, या फिर कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा मिले, कोई सॉल्ट है और वहाँ पर एसिड या फिर बेस है, वो वीक स्ट्रॉन्ग जो भी होता है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद है तो एक बार आपको ज़रूर वहाँ पर बफर सोल्यूशन के बारे में सोचना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ है, तो सबसे पहले कौन सा बफर बनाएगा बताओ? वो कौन है? वीक एसिड है। तो आप बताओगे pH बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है? pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10, और यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्ट की। सॉल्ट कौन है? Na, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? HA। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं। अच्छा, pKa तो हमें बना बनाया दिया नहीं, तो Ka दे दिया है, तो pK बराबर क्या आ जाता है? आप बताओगे माइनस लॉग Ka, है कि नहीं? तो pKa बराबर आप बताओगे माइनस लॉग, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस 6 या 6 आगे आ जाएगा। तो pKa की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6, उसकी वैल्यू 6 आ जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो pH बराबर यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस लॉग बेस 10, और तो Na की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, और इनकी कंसंट्रेशन 0.1, और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऐसा समझ में? तो pH ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज 0.01 मोलर NaA एंड 0.1 मोलर HA, और यहाँ पर K की वैल्यू इतनी है तो pH पूछा जाए तो हम ऐसे निकालें, क्योंकि pH का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पर कहीं पर बफर नहीं बोला गया, आपको समझ जाना है यहाँ पर ये दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं? बफर का फॉर्मेशंस करेंगे। हाँ समझ में? तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहता है कि pKa
of for acidic acid is 4.74. What should be the ratio of concentration of acidic acid? कह रहे हैं कि एसिडिक एसिड और एसिटेट आयन का रेशियो क्या होगा आयन टू हैव अ पीएच, जिसका पीएच यहाँ पर क्या हो जाता है ये। तो याद रहे पहली बात तो हमें क्या दिया गया है, पी के ए की वैल्यू दिया गया 4.74, ठीक है। और क्या उस सोल्यूशन का जो पीएच इन्होंने बताया वो कह रहे हैं 5.74 है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है, याद रखना, कह रहे पहले एसिडिक एसिड यहाँ पर मतलब ये CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, तो वहाँ पर इन दोनों का रेशियो क्या होगा। आया क्वेश्चन समझ में, क्या बोला जा रहा है वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर पी के आपको इतना समझ में आ गया कि एसिडिक एसिड है और वहाँ पर क्या है, सोडियम एसीटेट है, एसीटेट आयन है। ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, वहाँ पर एक बफर का फॉर्मेशन करेंगे। आज समझ में, कहीं पर बफर बोला गया नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों मिल करके बफर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, एक बफर सोल्यूशन को बताता है। तो ऐसा कुछ होगा वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आप बताओगे पीएच बराबर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं पी के ए प्लस लॉग। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस। आपको पता है एसीटेट आयन, एसिडिक एसिड, उसका एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH जी। तो चलिए इनकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया वो कितना है, 5.74। पीके की वैल्यू बताया गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, यहाँ पर बताओगे कॉन्जुगेट बेस मतलब CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पर प्लस में है, अगर इसको हम इधर भेजते ये जाकर के यहाँ पर घटेगा। अब बताओगे 5.74 में से 4.74 को घटा देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये घटा करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग अब बताओगे CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर लॉग का टर्म है, इधर 1 है, तब क्या करें, अब इसको भी लॉग के टर्म में लिख दो ना। बताओ लॉग कितने की वैल्यू 1 होती है, आप बताओगे लॉग 10 की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा लॉग 10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा लॉग एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन। बताओ भाई, लॉग यहाँ पर कैंसिल। तो अब आपको क्या मिला, ध्यान से समझना, CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ जाती है, 10/1 ना, ये आ जाता है। लेकिन सवाल है क्या क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर 10/1 यही था। अब बताओ कि हमसे तो पूछा गया, कह रहा है कि एसिडिक एसिड और अपने अपान एसीटेट का बताना। हमने क्या बताया अभी, एसीटेट अपान एसिडिक एसिड, तो कोई बात नहीं, जो पूछा जा रहा है वही करते हैं, इस बात को यहाँ पर पलट देते हैं, एसिडिक एसिड को ऊपर करते हैं और एसीटेट आयन को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब बताओ, तो जब रेशियो यहाँ पर एसीटेट और एसिटिक एसिड का 10:1 था, अब एसिटिक एसिड अपान एसीटेट का क्या हो जाएगा, 1/10। आया समझ में, तो ये हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आया समझ में, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बस सिंपल सा था, जो मैंने आपको तरीका बताया बस वही था। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी थी कि आप केवल इसी पे ना रुक जाएं कि आपको लगे एसीटेट और एसिटिक एसिड का रेशियो 10:1 है और एक ऑप्शन मैच कर जाए, इसको टिक कर दो। नहीं, ठीक है, उसने जो पूछा है, कहा कि भाई एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन मतलब ये वाला रेशियो आपको बताना है, ना कि ये वाला। तो इसीलिए जब आएगा आंसर ये, तो हम उसमें चेंजेस करके इसको बनाएंगे। आज समझ लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगर समझ में आया तो। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर, वो पीछे वाले टॉपिक के भी हैं। कह रहा है पीकेबी ऑफ डाइमेथाइल अमीन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution should be. देखना यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं
क्वेश्चन को पढ़ के अरे ये क्या हो जाता है, बफर का एग्जाम्पल है, या फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर उनको लगता है कि कहीं उसका तो एग्जाम्पल नहीं, साल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब बफर हम कब मानेंगे, जब हमें एक साथ दो लोग एग्जिस्ट करते हुए सोल्यूशन में मिले, मतलब एक सॉल्ट हो साथ साथ वहाँ पर क्या होगा उसका कॉन्जुगेट, वहाँ पर एसिड हो या फिर वहाँ पर बेस हो, जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन में दोनों लोग चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या लगता है, ये बफर का एग्जांपल है या फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस का, देखो और पढ़ो समझो क्या लगता है आपको, तब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बताओ क्या लगता है आपको। ठीक है, कह रहा है कि PKB डाई मेथाइल अमीन, मैंने कहा अमीन मतलब कि एक वीक बेस वाले लोग, और PKA किसका एसिडिक एसिड, वो क्रमशः 3.27 और 4.77 आपको बताया गया। ठीक है, लिंक कह रहा था करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ किसका, इनका पीएच पूछा जा रहा है, ये बताओ कौन होगा। डाई मेथाइल अमोनियम एसीटेट, आपको पता है डाई मेथाइल अमीन तो ये थे और एसीटेट या एसिडिक एसिड ये थे, तो कहने का मतलब ये वीक बेस और वीक एसिड को मिला करके एक सॉल्ट बना है, और इस सॉल्ट का आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्ट का पूछा जा रहा है मतलब कौन सा केस बताओ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बना। अगर फाइनली आपका जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, वहां पर बेस पाया जा रहा है या फिर खुद एक बेस का बता रहे भाई इस बेस का मुझे बताओ, इस बेस का बताने का मतलब कह रहे हैं कि बेस सॉरी इस सॉल्ट का मुझे बताओ। अगर फाइनली कोई सॉल्ट बनता है और कहता है कि नहीं इस सॉल्ट का ही मुझे बताओ पीएच क्या होगा, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता है। और कभी ऐसा हो जाए वहां पर आपको क्या करता है, हो सकता है एसिड भी दे बेस भी दे, और क्या इन दोनों को मिलाते हैं, जो भी फाइनल सोल्यूशन बनता है उसका पीएच बताओ। तो एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट तो बना ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें वो ध्यान देना पड़ेगा क्या वहां पर ऐसा तो नहीं है सॉल्ट तो बन रहा है, इसके अलावा कोई एसिड या फिर बेस बचा भी रह जाता है। अगर वहां पर दो लोग बचे रह गए, मतलब कि एक तो जो सॉल्ट बना वो, और जो वहां पर आपका एसिड था वो या फिर बेस जो भी था वहां पर, तो वहां पर आपको बफर को भी टेस्ट करना है कि कहीं बफर तो नहीं है। अगर केवल फाइनली केवल और केवल सॉल्ट बनता है तो आप बताओगे वहां पर क्या हो जाता है, केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अभी आगे मैं इसको भी समझाता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और बताओ वीक एसिड और वीक बेस का है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बताया था, पीएच बराबर 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है और वहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वैल्यू को रखो यहाँ पर, पीएच बराबर 1/2, PKW तो फिक्स है उसका वाटर का 14, PKA याद रखना पहले आपको PKB बोल रहा है, फिर उसके बाद PK दे रहा है, मतलब 4.77, फिर माइनस PKB की वैल्यू कितना है 3.27। अब बताइए इसमें इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है 1/2 14, इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, आप बताएंगे 1.50 शायद ना। अब इसको यहाँ पर ऐड करते हैं तो 15.50 अपॉन 2, 2 7 14 हो जाता है, 2 7 14, 2 5 6 10, 7.75 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन ये आ जाता है, ऐसा समझो। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सॉल्ट का आपसे पूछा जा रहा है और सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका पूछा गया, तो आपने तुरंत सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सोचा है। ठीक, चलो और देखते हैं यहाँ पर नीट 2020 है। मैं आपको बता दूं नीट और आईटी के अगर नज़रिए से इस टॉपिक को देखा जाए, इक्विलिब्रियम यहाँ के वैसे तो किसी टॉपिक से भी पूछा जा सकता है, लेकिन लास्ट के जो 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है, एक तो वहाँ पर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया साल्ट हाइड्रोलिसिस, और तीसरा आपको यहाँ पर बफर सोल्यूशन। इन तीनों को ज़्यादातर टारगेट करता है और ये आपको ज़रूर आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, आपको कई बार इसको रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, जिससे कि आपको ये टॉपिक ज़रूर आए वहाँ पर। ठीक है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी किसका, NaOH का होल टॉयस, और इसकी सॉल्युबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 0.1 मोलर NaOH गिव्स दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH का ये आपको दिया। देखो पहले बताओ ये क्वेश्चन किसका है, सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, आयनिक प्रोडक्ट मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट NaOH का आपको दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ NaOH का होल टॉयस एक वीक बेस है, ये जब टूटता होगा ना ऐसे कुछ टूटता होगा, कॉमन आयन का केस है। मैंने वहाँ पर जब मैं इसको पढ़ाया तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, ये टूटेगा तो Na2+ में जाएगा, और बताओ 2OH माइनस में जाता है। मैंने कहा इसकी जितने भी हिस्सा सॉल्युबिलिटी था वो S था, वो S पूरा टूटेगा, यहाँ पर S बनाएगा, और यहाँ पर कितना बताओ 2S। अच्छा, इसी में ये सब कुछ तो था ही, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एंट्री करा दिया, नाम है NaOH।
और NaOH के 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ली गई और ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है कि जितना लेके चलते हो पूरा का पूरा टूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0.1 मोलर ये बना देगा और 0.1 मोलर ये बना देगा। ठीक, ऐसा कुछ हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया। अब अगर इनके लिए हमें KSP का फॉर्मूला लिखना होगा, मैंने कहा जब भी कॉमन आयन का केस है, मतलब कि केवल एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो आप डायरेक्टली वहां पर देख सकते हैं कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S की पावर 1 + 2, जो आपको ट्रिक बताया था, आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने देखा कोई और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एंट्री कराया जा रहा है, तब आप उस ट्रिक से काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट का मतलब बताओगे यहाँ पर, जब इसके लिए हम निकालते सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएंगे Na2+ की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बताओ, यही तो करेंगे। अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना, Na के लिए तो कंसंट्रेशन हम S रख देंगे, लेकिन OH- के लिए क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमने 2S रखा है और यहाँ से 0.1 रखा है। तो याद रखना, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आता है इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इससे जो वहाँ पर आप बताओगे, यहाँ पर जो भी OH- कंसंट्रेशन आएगा या फिर जो कॉमन आयन आता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू जो वीक से आया। वैसे तो हमारे से पूछा जाए भाई OH- की कंसंट्रेशन आप क्या लिखोगे, तो नियम के हिसाब से कहेंगे 2S + 0.1, लेकिन ये इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको हम 0 के आसपास मान लेते हैं और यहाँ पर केवल 0.1 ही लिख देते हैं। अब वही करना है यहाँ पर भी। अब बताओगे NiOH का होल ट्वाइस के लिए KSP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁻⁻15, और Ni तो किसी से कॉमन आयन मैच नहीं कर रहे थे, यहाँ पर S, और यहाँ पर OH- की कंसंट्रेशन। अब बताओ OH- की कंसंट्रेशन कितना रखना है आपको, 0.1। 0.1 मतलब कितना, 10⁻⁻1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। याद रखना, यहाँ पर आपको OH- की कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻1 मतलब 0.1 रखना है, और आपको बताया यहाँ पर स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पर 2OH बन रहे थे, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। S ही हमें निकालना है, और S बराबर जब आप निकालोगे 2 × 10⁻⁻15 अपान 10⁻²। बताओ, ये कैंसिल होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻30, और ये क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻30। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पर मैच कर जाता है। क्या समझ में। तो एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी, अगर लगातार तीनों क्वेश्चंस को देखें, एक में मैंने आपको वहाँ पर बताया बफर सोल्यूशन, एक वहाँ पर सॉल्वेंट, आप बताओगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस था, और ये कौन सा है, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नीट वगैरह, JEE वगैरह एग्जाम में इन्हीं टॉपिक को सबसे ज़्यादा टारगेट करता है। तो ये ऐसा नहीं कि आप किसी कन्फ्यूजन के साथ वहाँ पर आप इस एग्ज़ाम हॉल में जाए, तो ये आपको ज़रूर अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलो बताओ, ये कैसा क्वेश्चन है। ये देखो 2022 में पूछा गया, कह रहे pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ ईच, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.1 मोलर एसिडिक एसिड। पहले ये बताओ, ये किसका केस है, देख करके बताओ कौन कौन है इस सोल्यूशन में। बताओ इस सोल्यूशन में कौन है। कह रहे हैं कि 50 ml दोनों का है, मतलब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ सोडियम एसिटेट। ठीक है, और कोई है यहाँ पर, कह रहे हैं हाँ उतनी सेम कंसंट्रेशन, यहाँ पर 0.01, ये 0.1 था, 0.01 कंसंट्रेशन और एसिडिक एसिड भी मौजूद है। तो आप खुद सोच के बताओ, अगर एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट एक सोल्यूशन में दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो दोनों मिलकर के क्या बनाए होंगे, बफर ही तो बनाए होंगे। बताओ, बफर ही तो बनाए होंगे वहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर बफर सोल्यूशन की बात चल रही है। तो अब बताओगे, हम चलेंगे, और वो भी कौन सा, एसिडिक एसिड मतलब एसिडिक बफर। तो pH बराबर, अब बताओगे pKa प्लस लॉग सोडियम एसिटेट है तो उसकी कंसंट्रेशन अपान एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे। तो pH बराबर pKa की वैल्यू देखो क्वेश्चन में बताया गया 4.57 प्लस लॉग, देखो भाई यहाँ पर सोडियम एसिटेट ये है और इसकी कंसंट्रेशन ये रहा, कितना है, अब बताओगे 0.10 या फिर 0.1, और एसिडिक एसिड का कितना दिया गया है, अब बताओगे 0.01। आप देखें 2 डिजिट के बाद ऊपर, 2 डिजिट के नीचे है, तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1। तो pH बराबर आप क्या बताओगे यहाँ पर 4.57 प्लस 1, तो pH बराबर आ जाता है 5.57। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाता है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्या समझ में।
चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया और आपसे पूछा गया कौन बफर बना सकता है, वो भी बेसिक बफर। चलो बफर के लिए आपको क्या चाहिए और बेसिक बफर के लिए खुद से बताओ क्या होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात तो क्लियर है। और उसके साथ क्या हो सकता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है, या फिर वो ना रहे तो एक सॉल्ट हो सकता है। सॉल्ट किसका होना चाहिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस बात का ध्यान देना। अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, विच विल मेक बेसिक बफर। तो देखो यहाँ पर एसिड और बेस सभी ऑप्शंस में लिखे गए, एसिड और बेस, एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस। तो सवाल आता है कि वैसे नहीं बताओ कि एसिड और बेस कहाँ बफर बनाते हैं। अभी आपस में रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बफर बनाएगा। आया समझ में। तो अब यहाँ पर पहली बात तो बेसिक बफर बोल दिया, हमको एक हिंट दे दिया। और बेसिक बफर है तो बताओ बेस हमारा कैसा होना चाहिए। बेस इतना 100% क्लियर है कि वो वीक होना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में जो इन्होंने बेस यूज किया वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन गया काम से। दूसरे वाले में ये बेस रहा, ये भी स्ट्रॉन्ग है, गया काम से। तीसरे वाले में ये फिर से बेसिक बफर बोल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस दिए जा रहे हैं, ये गया। और चौथे वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर बताओ एक वीक बेस है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सवाल आता है वीक बेस के साथ तो उसका सॉल्ट होना चाहिए, फिर कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, कॉन्जुगेट वहाँ पर एसिड होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, मान लेते अगर बेसिक बफर की बात करते हैं तो हमेशा से याद रखना हमारे पास क्या होना चाहिए। ज़्यादा अगर ऐसा कभी आपको दे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में एक वीक बेस हो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये मिल करके बेसिक बफर बना सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, याद रखना इनके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होने चाहिए। जो वीक होगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, ज़्यादा। जैसे एक एग्जांपल में बता दो, मान लेते हैं इसके ग्राम इक्विवेलेंस 2 है, इसके 4 है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 2, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन, इसके 4 और इसके 2 आ जाते हैं। अब हमसे पूछा जाए ये वीक बेस कोई है और इसका उसके साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बफर को बना सकता है। तो याद रखना वीक एसिड और वीक बेस, यहाँ पर जो भी है एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर। और आपको मैंने एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। वो कहता था सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हो, सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट को बता रहा है। तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पर ये हो रहा है कि इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट, और सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट किए होंगे। और सॉल्ट कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अब हमसे पूछा जाए इस फाइनल फॉर्मूला, जो पहला वाला कॉम्बिनेशन, इसमें कौन कौन बचा। क्या वीक बेस बचा, नहीं। इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट थे, ये पूरा का पूरा इससे रिएक्ट कर दिया। एक लिमिटिंग रिएजेंट था जो कि रिएक्शन दौरान खर्च हो गया, अब ये बचा ही नहीं। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या मिलेगा, इस कॉम्बिनेशंस में सॉल्ट मिलेगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके 4 थे, 2 खर्च हुए, 2 बचे रह गए। क्या सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल करके बफर बना सकते हैं, नहीं। तो पहला कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। फिर दूसरे में आते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका है, तो नियम के हिसाब से समान ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। 2 इसके रिएक्ट करके क्या करेंगे, 2 ये बनाएंगे। तो आपको बताइए दोनों का यहाँ पर पूरा का पूरा टोटली कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पर केवल और केवल क्या हो जाता है, सॉल्ट बचा। और ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जाएंगे। कहाँ पर जाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्यों, क्योंकि बफर बनने के लिए सॉल्ट के साथ साथ वहाँ पर क्या बचा होना चाहिए, वीक बेस भी बचा होना चाहिए। और ना तो पहले वाले में वीक बेस बच रहा था सॉल्ट के साथ, ना तो दूसरे में वीक बेस बच रहा है सॉल्ट के साथ। अब तीसरे में आते हैं, तीसरे में इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2 हैं, इसके 2, तो इसके भी क्या करेगा, केवल 2 ही लेगा और 2 लेकर के इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट ये बना देगा। अब बताओ, अब क्या एसिड वहाँ पर बचेगा, नहीं, क्योंकि 2 ग्राम इक्विवेलेंट था, लिमिटिंग था, ये खर्च हो गया। और इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट थे, 2 चले गए, अब यहाँ पर कितने, 2 बचे। अब जो फाइनल फॉर्मूला, फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का होगा और 2 ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, सॉल्ट का होगा। और बताओ जब वीक बेस और सॉल्ट आपस में सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 2, तो वो क्या बनाएंगे, वहाँ पर बफर का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऐसे अगर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आपको एसिडिक बफर का दे दिया जो तो वीक एसिड होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एक लाइन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, जब एसिड और बेस की बात है और बफर की बात वो चीज़ है, तो याद रखना तो उसमें से कोई न कोई एक वीक होना चाहिए। अगर एसिड वीक है तो वहाँ पर बेसिक बफर, एसिड वीक है तो एसिडिक बफर बन सकता है, और बेस वीक है तो बेसिक बफर बन सकता है। लेकिन जो भी वीक है उसके ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर था। एक दो क्वेश्चन और, उसको भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर।
ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर यह है सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, आपको बताया था अगर हमसे कभी पूछा जाए प्रेसिपिटेशन कहाँ पर हो सकता है, तो आपको ये बताया था जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा ज़्यादा, वहीं पर क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन वो भी है, कहा गया कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl कितना बताया गया, 1.8 इंटू 10⁻⁻10 है। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इक्वल वॉल्यूम। तो यहाँ पर चारों सॉल्यूशंस आपको दिए गया, बताया गया किसका इक्वल वॉल्यूम आपस में मिलाया जाए और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाए। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से क्या हो जाए ज़्यादा, वहीं पर प्रेसिपिटेशन होगा। और अगर हम पहले ऑप्शन में आते, बताओ अगर AgCl के लिए अगर हम क्या करते हैं आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इतना आपको पता है इसके आयंस कौन है, Ag प्लस और Cl माइनस। तो बताओ अगर इसमें हम आते हैं तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8, बताओ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻16। और 10⁻⁻16 का मतलब क्या हो जाता है, 10⁻⁻10 से ये छोटा है, क्योंकि माइनस में जितनी ज़्यादा पावर उतनी छोटी वैल्यू, तो ये तो गया। ऐसे यहाँ पर बताओ 10⁻⁻6 10⁻⁻3 10⁻⁻3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, इस केस में आप बताओगे 10⁻⁻6 आता है। और 6 का मतलब क्या हो जाता है, ये -10 है और -6 है, ये बड़ी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू आ गई तो इसी को हम टिक कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 10⁻⁻12, 6 इंटू 6 कितना 12, और ये -10 है, ये बड़ा होगा। इसमें आते हैं 10 10 20 हो जाएगा। तो आप बताओगे केवल बी वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻⁻6 आ रही है, इसका मतलब वो 10⁻⁻10 से बड़ा है, ठीक है, और जा करके यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो आज हम लोग इतना करते हैं, अगले टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।